दोस्तों आज मैं इस वीडियो में आपको एक ऐसे प्लेन क्रैश हादसे के बारे में बताने जा रहा हूं जिसके अंदर कुल 121 लोग जिसमें 115 पैसेंजर और 6 क्रू थे। दोस्तों इस प्लेन क्रैश हादसे की सबसे बड़ी हैरत अंगेज कर देने वाली बात यह है कि इस हादसे में प्लेन क्रैश होने से पहले 120 लोगों की मौत हो चुकी थी। जी हाँ दोस्तों, ये बात आपको भी हैरान कर देगी कि इस प्लेन के क्रैश होने से पहले 120 लोग मर चुके थे, सिर्फ एक इंसान इसके अंदर जीवित था। और दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे एक फाइटर जेट के पायलट ने इस हादसे को लाइव होते हुए देखा। दोस्तों उस फाइटर जेट के पायलट का ये कहना था कि उसने जब ये हादसा देखा तो उसके होश ही उड़ गए। जी हाँ दोस्तों, आप भी इस वीडियो को देखेंगे तो शायद आप भी इसे बर्दाश्त ना कर पाए और आपके भी होश उड़ जाए। तो दोस्तों हमारी इस वीडियो में बने रहिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इसी तरीके की वीडियो को देखने के लिए, उनके नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबा दें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं हेलियोस एयरवेज नाम की एक कंपनी की जिसकी स्थापना 23 सितंबर 1998 को हुई। दोस्तों ये साइप्रस की पहली एक ऐसी स्वतंत्र और निजी एयरलाइन थी जिसको कम कीमतों में साइप्रस को दिया जाता था, जो कि शेड्यूल सर्विस और चार्टर्ड फ्लाइट के लिए रन की जाती थी। दोस्तों ये फ्लाइट साइप्रस से यूरोपियन और अफ्रीकन डेस्टिनेशन तक जाती थी। दोस्तों इस हेलियोस एयरवेज कंपनी का हेडक्वार्टर लनासा में था, जहां पर लनासा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। इस कंपनी की पहली चार्टर्ड फ्लाइट 15 मई 2000 को लंदन गेटविक एयरपोर्ट पर पहुंची और बाद में बहुत सी फ्लाइटें इस कंपनी ने शेड्यूल सर्विस और चार्टर्ड सर्विस के लिए प्रोवाइड की। दोस्तों 2004 में इस कंपनी को लिब्रा हॉलिडे ग्रुप ने एक्वायर कर लिया। दोस्तों अब हम जिस दिल दहला देने वाली घटना की बात कर रहे हैं वो घटना 14 अगस्त 2005 की है। दोस्तों हेलियोस एयरवेज का क्राफ्ट बोइंग 737 की फ्लाइट नंबर 522 सुबह 9:07 पर अपनी उड़ान भरती है, जो कि जायपन लनासा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से ग्रामेटिको ग्रीस एथेन इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक जाने वाली थी। इस फ्लाइट में कुल 121 लोग थे, जिसमें 115 पैसेंजर और 6 क्रू मेंबर। इस फ्लाइट को उड़ाने वाले पायलट 58 वर्षीय जर्मन कॉन्ट्रैक्ट बेस हैंस जॉर्जन मार्टिन, जिनको 16,900 फ्लाइट आवर का एक्सपीरियंस था, और इनके साथ को पायलट जिनकी उम्र 51 वर्ष, जिनका नाम पैम्पोस चार्लोम्बोस, जिनका एक्सपीरियंस 7,549 फ्लाइट आवर्स का था, और इन्हीं के साथ एक फ्लाइट अटेंडेंट एंड्रोस प्रोडिमिया, जिसका किरदार इस घटना में बहुत ही रहस्यमय था। दोस्तों अब 5 मिनट हो चुके थे, सुबह के 9:12। प्लेन की हाइट 12,040 फीट हो चुकी थी। अचानक एक अलार्म बजता है जो कि सिग्नल देता है टेक ऑफ कॉन्फ़िगरेशन का। टेक ऑफ कॉन्फ़िगरेशन अलार्म बताता है जब फ्लाइट जमीन पर होती है उसकी स्थिति उड़ने लायक नहीं होती तो ये अलार्म बजता है, जो कि ये शो करता है कि फ्लाइट के अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम आ चुकी है और अब ये फ्लाइट उड़ने लायक नहीं है। दोस्तों ये दोनों ही पायलट को चौंका देने वाला अलार्म था, क्योंकि फ्लाइट की हाइट 12,040 फीट हो चुकी थी। इसके बाद ये दोनों ही पायलट बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और सिचुएशन को हैंडल करने के लिए ये कम्युनिकेशन करते हैं ATC यानी एयर ट्रैफिक कंट्रोल से। दोस्तों उनको ये सारी इंफॉर्मेशन देते हैं, पर इसके बाद अचानक प्लेन के कॉकपिट कंट्रोल पैनल में बहुत सारे अलार्म एक साथ बजने लगते हैं और इसके साउंड के कारण दोनों पायलट को ATC की कोई भी बात समझ नहीं आ रही थी। इतने में दोनों पायलट अपना दिमाग लगाते कि अचानक प्लेन के अंदर मास्टर क्वेश्चन अलार्म भी बजना शुरू हो गया, जो कि संकेत देता है कि प्लेन के अंदर बहुत सारे सिस्टम ओवरहीट हो चुके हैं। अब ये दोनों पायलट बहुत ज्यादा घबरा चुके थे और ये सोच रहे थे कि ये किस तरीके की दुविधा आ गई है, और इस दुविधा के चलते ये सूचना पैसेंजर तक पहुंच जाती है कि प्लेन के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम अचानक से उत्पन्न हो चुकी है। क्रू मेंबर इन्हें कंट्रोल करने की कोशिश लगातार करते रहते हैं, पर लोगों को थोड़ी ही देर में सांस आने में प्रॉब्लम होने लग जाती है। अब इस सिचुएशन में प्लेन की हाइट 18,000 फीट हो चुकी थी। दोस्तों यहाँ पर ATC से कोई संपर्क नहीं हो पा रहा था। ATC के सभी संपर्क टूट गए थे। सामान्य तौर पर
ये फ्लाइट 1 घंटा 45 मिनट लेती अपने स्थान तक पहुंचने में, यानी सुबह के 10:45 तक ये फ्लाइट अपने स्थान पर पहुंच जानी चाहिए थी। अब फ्लाइट को उड़ान भरते हुए 16 मिनट हो चुके हैं, यानी सुबह के 9:23 हो चुके हैं और फ्लाइट की हाइट 34,000 फीट हो चुकी है। दोस्तों अब यहाँ पैसेंजर को सांस लेने में बहुत ज्यादा तकलीफ होनी शुरू हो गई। अब आधा घंटा यानी 30 मिनट हो चुके हैं। 9:37 पर ये फ्लाइट इंफॉर्मेशन रीजन के अंदर जा चुकी है, पर अभी भी कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है। दोस्तों उसके बाद 1 घंटा 5 मिनट यानी सुबह के 10:12 से लेकर 10:50 एथेन एटीसी बार फ्लाइट के पायलट से रेडियो कॉल की मदद से कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं, पर अभी भी कोई इसका कनेक्शन नहीं मिल पा रहा। अब 10:45 हो चुके हैं, पर अभी भी फ्लाइट का कोई अता पता नहीं है। ग्रीस ऑफिसर अपने बेस्ट F-16 फाइटर जेट को इस फ्लाइट को ढूंढने के लिए भेजते हैं और कुछ समय बाद ये जेट उस फ्लाइट को ढूंढ लेते हैं। अब दोस्तों ये दोनों ही फाइटर जेट उड़ते उड़ते हेलियोस 522 फ्लाइट के पास पहुंच जाते हैं और इनमें से एक फाइटर जेट इसके बिल्कुल करीब आ जाता है और आकर इस फ्लाइट में देखने की कोशिश करता है और वो पाता है कि पायलट की सीट पर एक व्यक्ति बैठा हुआ है जो कि अपने मुंह को नीचे की ओर लटकाए हुए है और को पायलट की सीट पर भी एक व्यक्ति बैठा हुआ है जो कि सन्नाटे में है। दोस्तों तभी ये फाइटर जेट पीछे की ओर जाता है और पैसेंजर की तरफ देखता है और पाता है कि कोई भी पैसेंजर दोनों ही फाइटर जेट को मुड़कर नहीं देखते और वो एकदम सन्नाटे में बैठे हुए होते हैं। सभी के मुंह नीचे की ओर लटके हुए होते हैं और ऑक्सीजन मास्क उनके मुंह पर लगे हुए होते हैं। दोस्तों ये सब देखकर उस फाइटर जेट के पायलट के दिमाग ने काम करना बंद कर दिया और वो हैरानी से देखता रहा कि ये हो क्या रहा है। और तभी अचानक पीछे की ओर से एक व्यक्ति आगे को पायलट की सीट की तरफ बढ़ता हुआ नजर आता है और देखता है कि वो उस प्लेन के कॉकपिट में कुछ छेड़छाड़ करता हुआ नजर आता है। अब फाइटर जेट का पायलट उसे कुछ इशारा करता है जिससे कि उसकी तरफ से कोई संकेत मिले और वो बता पाए अंदर चल क्या रहा है, पर वो भी कुछ कहने की कोशिश करता है पर समझ से बाहर होता है और शांति से वो भी बैठ जाता है। दोस्तों लगभग 11:49 पर इस व्यक्ति ने इस प्लेन को कंट्रोल करने की कोशिश करनी शुरू कर दी, पर ठीक 1 मिनट बाद यानी 11:50 पर इस प्लेन के लेफ्ट इंजन ने काम करना बंद कर दिया और वो लेफ्ट की तरफ झुकने लगा और तेजी से नीचे की तरफ बढ़ने लगा। अब ये व्यक्ति इसे कंट्रोल करने की पूरी तरीके से कोशिश कर रहा है और सामने फाइटर जेट के पायलट को कुछ बताने की कोशिश कर रहा था, पर कुछ भी बात समझ में आने की स्थिति में नहीं थी। अब ठीक 12 बज जाते हैं और प्लेन का राइट इंजन भी काम करना बंद कर देता है और ये प्लेन पूरी तरीके से आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। दोस्तों अब 12:04 पर ये प्लेन एथेंस से 40 किलोमीटर दूर ग्रामेटिको की पहाड़ी पर जाकर गिर जाता है और दोस्तों सोचिए क्या मंजर देखा होगा इन दोनों फाइटर जेट के पायलट ने कि अपनी आंखों के सामने 121 लोगों को भस्म होते हुए और इस फ्लाइट को तबाह होते हुए। क्या महसूस हुआ होगा उन्हें इस मंजर को देखते हुए, आप भी महसूस कर सकते हैं। फ्लाइट 522 की क्रैश होने की खबर आग की तरह फैल चुकी थी और हर तरफ अफरा तफरी का माहौल हो चुका था। दोस्तों इसमें 121 लोगों की पूर्ण रूप से मौत हो चुकी थी और सभी की डेड बॉडी रिकवर हो चुकी थी और जब इन डेड बॉडीज की लैब में ऑटोप्सी की गई पता चला कि ये लोग फ्लाइट के क्रैश होने से 2 घंटे पहले ही मर चुके थे और इनकी मौत हो चुकी थी। और अब बड़ा सवाल ये था कि अगर 2 घंटे पहले ये सभी लोग मर चुके थे तो इस प्लेन को 2 घंटे से कौन चला रहा था। दोस्तों जिस किरदार की मैंने शुरुआत में आपसे बात की थी, फ्लाइट अटेंडेंट एंड्रियो प्रोडोमो, उसने ही इस फ्लाइट को 2 घंटे तक कंट्रोल में रखा। अब क्योंकि उसके पास यूके की कमर्शियल फ्लाइट का लाइसेंस था, पर वह इतना एक्सपर्ट नहीं था कि वो बोइंग 737 को कंट्रोल कर पाए। अब सवाल ये उठता है कि बोइंग 737 का लेफ्ट इंजन क्यों झुका। जब इसकी जांच की गई तो पता चला कि लेफ्ट इंजन का फ्यूल खत्म होने के कारण लेफ्ट इंजन नीचे की तरफ ढलना शुरू हो गया। तो दोस्तों आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा, जब सभी लोग मर चुके थे तो ये एंड्रिया कैसे बच गए। दोस्तों एंड्रिया स्कूबा ड्राइवर थे। दोस्तों अब इन सभी 120 लोगों के मरने और एक व्यक्ति के बचने का रहस्य आगे जाके रिसर्च में खुला और पता चला कि बोइंग 737 की सर्विस एक दिन पहले हुई थी, जिसमें इंजीनियर ने प्लेन के ऑक्सीजन कंट्रोलर सिस्टम को ऑटो मोड से हटाकर मैनुअल मोड पर कर दिया, जिससे कि इस एरोप्लेन के अंदर जो भी ऑक्सीजन की मात्रा आनी थी वो ऑटो ना आकर मैनुअल वे में हो गई और इस
पर किसी भी पायलट का ध्यान नहीं गया और दोस्तों इसकी वजह से प्लेन ने अंदर की और ऑक्सीजन छोड़ना बंद कर दिया, क्योंकि प्लेन के इंजन बाहर की हवा को धीरे धीरे एरोप्लेन के अंदर भी डालते रहते हैं, जिससे यात्रियों को ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में मिलती रहे। अब यहाँ पर क्योंकि ये मैनुअल मोड पर हो गया और दोनों ही पायलट का इस पर ध्यान नहीं जा पाया और इसी के कारण प्लेन के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा कम हो गई, जिसके कारण प्लेन के अंदर ऑक्सीजन मास्क नीचे आए और सभी ने ऑक्सीजन मास्क को यूज करना शुरू किया, पर वह भी 12 मिनट से अधिक ऑक्सीजन नहीं दे सकते। तो दोस्तों धीरे धीरे इन सभी की सांसें रुकने लगी और इन सभी की मृत्यु होने लगी। पर इस व्यक्ति एंड्रियो ने अपने आप को कंट्रोल करते हुए कुछ हद तक अपनी सांसें रोकी और प्लेन के कॉकपिट एरिया के पास पहुंचकर उसे कंट्रोल करने की कोशिश करी। वहां से उसने प्लेन को इतना कंट्रोल किया कि घनी आबादी से बाहर ले जाकर उसे एक पहाड़ी पर ले जाकर छोड़ दिया। दोस्तों ये एक ऐसी भयानक ऐतिहासिक घटना थी जिसमें सिर्फ इंजीनियर की भूल ने 121 लोगों की जान ले ली।